देखिए ये अगेन जेई की कुछ आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। जितने अप्रोचेज हैं मोस्ट प्रोबेबली अपन सारे पढ़ चुके हैं, अब हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 और ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया है पाई/3, ठीक है। एंड ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो tan ए tan बी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको देखो पहले तो ये समझो, आप ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर आप मैक्सिमम की बात करते हो तो मैक्सिमम के लिए है बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एम जी एम आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एम जी एम में tan ए और tan बी दो टर्म अगर मैं लूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा कि tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan ए tan बी, ठीक है। अब ये जो ए एम जी एम है, ए एम या तो जी एम से बराबर मतलब बड़ा होता है या बराबर होता है, तो ये जो बराबर वाला कंडीशन होता है ना, यही कंडीशन आपका मैक्स का कंडीशन होता है। अरे देखो आप इसके एंगल से सोचो, अगर आप इधर से इधर देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिनिमम दिखेगी, दिख रही है, लेकिन अगर आप इधर से इधर देखोगे तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम दिखेगी। देखो ये मैक्सिमम की तरह इंटरप्रेट हो रही है और ये मिनिमम की तरह इंटरप्रेट हो रही है। इसका मतलब यहाँ से tan ए प्लस tan बी जो मेरा आ रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट tan ए tan बी आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो यानी tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू, यानी मैं इसको उधर ले आऊंगा तो 2 रूट में tan ए tan बी आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, चलो स्प्लिट करके। तो अब जैसे इसे लिखोगे तो अब आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि रूट tan ए माइनस का रूट tan बी का होल स्क्वायर है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में रूट tan ए का वैल्यू tan बी के बराबर आ जाएगा रूट के, या फिर tan ए आपका tan बी के बराबर आ जाएगा, या फिर आपका ए बी के बराबर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। और जब ए बी के बराबर है तो अब हमें क्या बोला है, ए प्लस बी का वैल्यू अगर आपका पाई/3 है तो इसका मतलब 2a का वैल्यू कितना आएगा, पाई/3, क्योंकि ए और बी तो बराबर है, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, पाई/6। तो इसका मतलब बी भी कितना आएगा आपका, पाई/6। बोलो कोई यहाँ तक डाउट। अब आपको tan ए tan बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू भी पाई/6 है और b का वैल्यू भी पाई/6 है, तो tan पाई/6 कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इंटू 1/√3 आपका कितना आ जाएगा, 1/3। दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी अप्रोच हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट है। अगर आप एम जी एम के अप्रोच से इसको करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, ठीक है, इसे सिंपल प्रॉब्लम जैसा आपको दिख रहा है, ये तो वैसे ही इतना सिंपल प्रॉब्लम है कि आप खुद देखिए ये 3 है। अब ये आपको भी पता है 3π/2, तो 3π/2 में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, ठीक है। और पावर देखो इवन है, तो पावर इवन है तो अगर माइनस साइन भी आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो साइन आपका यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो गया, या यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और देखो पावर है वो इवन है, याद रखना, इसीलिए अगर नेगेटिव साइन आ भी रहा होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो पाई/2 प्लस करोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और ये पाई में करोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। अब इन टर्म्स को अपन इंडिविजुअली पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम वही टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, 3 और माइनस का 2, ये सिर्फ आपका 1 बचेगा, बाकी 6 ये माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 1, ठीक। थर्ड में ये प्रॉब्लम भी अपन देखो, ये 4 है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक 2 अगर मैं अंदर लूंगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6, ये एक ही है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और प्लस का 4, ये अपने को पहले से ही पता है 6 वाली टर्म को, तो 6 वाली टर्म को तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको अब इस टर्म को और आप स्प्लिट करके खोलोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस का 4
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस का 6 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस का 4 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो न्यूमेरिकली टर्म की बात करते हो तो 3 यहाँ से आ रहे हैं, 6 यहाँ से आ रहे हैं और 4 यहाँ से आ रहे हैं। ये तो आपके पास न्यूमेरिकल टर्म आएगा, ठीक है। अब देखो 3 × 4 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो यहाँ से भी 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स की बात करते हो तो ये माइनस का 12 है और ये आपका प्लस का 12 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? ओनली 13, ठीक है। बाकी सारे का सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दिया है 4xy/x + y का होल स्क्वायर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इनमें से अपना कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा? तो देखो सेक स्क्वायर थीटा की अगर देखो सेक थीटा की अगर अपन बात करते हैं पहले, तो सेक थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसका रेंज जो होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो या तो -1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाली टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू >= 1 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पहले से यहाँ दे रखा है कितना? 4xy/x + y का होल स्क्वायर एंड >= 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4xy और ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है x² प्लस का y² प्लस का 2xy। अब ये इधर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा x² प्लस का y² माइनस का 2xy <= 0, यानी x - y का होल स्क्वायर <= 0। अब एक बात बताओ, x - y का होल स्क्वायर यानी अब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि या तो x - y का होल स्क्वायर आएगा वो <0 आएगा, या फिर आपका x माइनस का होल स्क्वायर है वो =0 आएगा। अब x माइनस का होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस इज पॉसिबल। इसका मतलब x - y का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब x किसके बराबर आ गया? y के आ गया, x = y। अब x = y तो देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में ही है। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। तो आप अब खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए, अगर मैं x = y लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर x = y है तो x + y का वैल्यू कितना आएगा? x + y का वैल्यू 2x आएगा, आएगा नहीं आएगा? अरे पहले मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना। देखो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू > 1 आएगा, तो मैं पहले ये पता कर रहा हूँ ये 1 आ सकता है क्या। तो इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली अब अगर अपन बात करते हैं तो x + y का वैल्यू 2x आ रहा है और x + y का वैल्यू 2y भी आएगा, क्योंकि क्या है x y के बराबर है। तो यानी यहाँ से ये जो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ये आपका क्या है? ऊपर वाला वैल्यू 2x × 2y हो गया, और ये जो x + y का होल स्क्वायर है ये 2x का होल स्क्वायर आएगा, यानी 2x × 2y आ जाएगा। इसका मतलब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब x + y का होल स्क्वायर जो है उस पर 1 तो आ रहा है, नो डाउट। बट अगर x + y में से अगर आपका x 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर अनडिफाइन बन जाएगा। तो बस 1 वाली कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमने क्या बोला कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 होगा तो डिनोमिनेटर आपका डिफाइन नहीं होगा। बाकी x = y तो हमारे पास है ही है, इसीलिए इसकी कंपैरिजन में दैट इज द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। और x नहीं, यहाँ पे y भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली पूरा का पूरा सॉल्यूशन जब आप निकालोगे ना तो ना तो x 0 होना चाहिए ना ही y 0 होना चाहिए, लेकिन साथ में x = y भी है। तो इसमें ओनली ये कंडीशन जो है ना, इसके साथ में अगर x = y होता तो दैट इज मोर एक्यूरेट। बट यहाँ x = y नहीं है, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन मिल रही है, इसलिए दैट इज योर एक्यूरेट आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों का सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसमें तुम लोग जुगाड़ तो लगा लेते हो कैसे भी, बट आपको परफेक्टली ये समझ में आना चाहिए कि इसका ये आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। 5th,
आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का कॉस रूट 2x, ये आपको एक वैल्यू दिया है और आपको बोला है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन अटेंड्स इस मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार देगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है। तो देखो ये तो हमें भी पता है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम एक्स की जगह 0 रख दें, इससे आसान क्या होगा। तो जैसे हम x की जगह 0 रखेंगे ये f0 का जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, cos 0 प्लस का cos 0, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 2, क्योंकि हमें भी पता है cos x का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है ना। तो अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 ही हो सकता है। तो यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकता। तो 2 जो है वो एक तो x इक्वल टू 0 पे तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा और कितनी वैल्यूज़ पे आएगा। तो देखो उसके लिए अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीरियड्स का। क्यों, क्योंकि अब हमें ये पता करना है क्या कोई साइकिल रिपीट हो रहा है, क्योंकि अगर कोई साइकिल रिपीट होगा तो उसी इंटरवल में वो चीज़ें बार बार आती रहेंगी। तो cos x का पीरियड आपको याद है कितना लिखवाया था मैंने, कितना लिखवाया था 2 पाई, ठीक है। अब cos रूट 2x का निकालोगे तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा बाद में, ये क्या होगा 2 पाई अपॉन रूट 2 सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसका वैल्यू भी 1 चाहिए, इसका वैल्यू भी 1 चाहिए, तभी तो जाके 2 आएगा। तो ये जो 2 आएगा इसका मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन बराबर आना चाहिए। अरे ये दोनों जब बराबर आएंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आप अब ये देखिए ये जो टर्म है, क्या आप इन टर्म से क्या कोई कॉमन पीरियड बना सकते हो। तो कॉमन पीरियड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि पाई तो कॉमन आ गया, यहाँ 2 और रूट 2 आ गया, तो 2 और रूट 2 का एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सीखा है ना कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकलता। तो जब इनका क्या नहीं निकलेगा, एलसीएम नहीं निकलेगा, इसका मतलब इनका पीरियड डिफाइन ही नहीं है, और पीरियड डिफाइन नहीं है इसका मतलब 0 के अलावा 2 वैल्यू और कहीं नहीं आने वाली, क्योंकि अगर इनका पीरियड बन जाता तो उसी पीरियड में वो वैल्यू रिपीट हो जाती, बट फिलहाल वो रिपीट हो नहीं रही। इसका मतलब इस 1 सॉल्यूशन के अलावा और सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए फंक्शन का टच है, तो फंक्शन में पीरियड जैसी चीज़ें अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी ये IT 98 का आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने अभी आपको ये करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये बोला इसमें से रेशनल कौन है, तो देखो साइन 15 और कॉस 15 तो वैसे ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है ना, √3 -1 अपॉन 2 √2 और √3 +1 अपॉन 2 √2, तो ये तो हो भी नहीं सकती। अब अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं सी वाले की, तो क्या सी वाला हो सकता है, तो करके देख लो। देखो साइन 15 और कॉस 15, इसको सबसे आसान क्या है, अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका मतलब 1/4, इसका मतलब ये तो बन गया रेशनल, ठीक है। अब ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा और ना ये बनेगा, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं इरेशनल एज ए रूट अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, साइन 15 कॉस 15। नेक्स्ट 7th आपको दिया है कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज किस रेंज में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कैलकुलस के अप्रोच से, क्योंकि इसके अलावा इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो ये फंक्शन आपका f(x) है। अब देखो जिनको समझ आ रहा हो प्लीज़ समझ लीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम हो डोंट वेरी, बाद में समझ आ जाएगा। तो हम इसका पहले क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 4 साइन क्यूब x एंड साइन x का आपका cos x हो जाएगा, और ये 4 cos क्यूब x और cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे आ गया। तो यहाँ से आपका 4 साइन x cos x अगर आप कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से और माइनस कॉमन ले लो, तो देखो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तो मैं अलग कर देता हूँ, तो ये साइन 2x हो गया, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये cos 2x हो जाएगा। तो फाइनली ये मेरा क्या आ रहा है माइनस का साइन 4x, ठीक है। और वहाँ से हम सीखेंगे कि अगर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब f(x) का वैल्यू क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब माइनस साइन 4x का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब साइन 4x क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि ये फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है
तो इसका मतलब ये कब इंक्रीज होगा, जब साइन एक्स नेगेटिव होगा। अब आपको ही पता है कि साइन एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे साइन एक्स नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो साइन एक्स सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब अब इन ऑप्शन में से आप ये चेक कर लो कि कौन सा इंटरवल ऐसा है जो सेकंड और थर्ड में आ रहा है। फर्स्ट और फोर्थ में अगर आ रहा होगा तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो देखो पहला आपको x का वैल्यू दिया है, बट हमें तो 4x चाहिए ना, तो यहाँ से मैं अगर 4x निकालूंगा तो ये कितना आएगा मेरा, 0 से मल्टीप्लाई करो इसको 4 से। थर्ड और फोर्थ में होता है। क्या कह रहे हो? अरे सॉरी sin x सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, वो कर लीजिएगा, अब आप यू नो दैट वेरी वेल है ना, थर्ड और फोर्थ में होता है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से ये मेरा क्या बन रहा है, ये तो 0 ही रहेगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 0 से π/2 आ रहा है। ऐसे ही मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये यहाँ से पाई बन जाएगा, और ये मेरा क्या, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। अब अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो ये पाई आएगा, और ये अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3π/2 आएगा, ठीक है। और ये मेरा कहाँ से कहाँ तक आ गया फिर देखो, तो पाई यानी क्या आ गया था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका किस में आ रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ऐसे ही मैं और भी चेक कर देता हूँ, अगर इसको चेक करते हैं तो देखो ये 4x आ गया, यहाँ पे आपके पास 3π/2 आएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। तो ये तो फिर से किस में आ गया, फोर्थ से, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। और ऐसे ये भी चेक कर लीजिएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो दिस इज ओनली द पॉसिबल आंसर, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम मिनिमा का तरीका है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक जस्ट एक एग्जांपल था, मैंने करवा दिया है। तो जिन बच्चों को कैलकुलस का आइडिया है वो समझ लीजिए, जिनको नहीं है वो बाद में समझ लेंगे। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ से साइन 4x का नेगेटिव साइन आ गया, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एफ डेस एक्स आपका नेगेटिव चाहिए, सॉरी पॉजिटिव चाहिए, और इसमें माइनस हटाओगे तो साइन बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये साइन एक्स जो इंक्रीज होगा वो नेगेटिव साइन पे इंक्रीज होगा, और नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, और ये भी देख लीजिएगा ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड में से ही आएगा। तो इन तीनों से पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ इससे ही हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज योर एक्यूरेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया है, इन ए ट्रायंगल आर आपको π/2 दिया है, 10p/2 एंड 10q/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट आपको दिए हैं 10p/2 एंड 10q/2। तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट तो जानते हैं, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना बताया था आपको, माइनस का b/, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आपका आएगा c/, ठीक है। ये हमें पहले से पता है। अब हमें क्या दिया है, इसने दिया है, अब देखो किसी भी ट्रायंगल की अगर अपन बात करते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में हमें पता है कि सारे के सारे जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है पाई। अब आर अगर आपको π/2 दिया है, इसका मतलब p प्लस क्यू का सम कितना आएगा आपके पास में, π/2, ठीक है। और आपको तो p/2 और q/2 पे काम करना, तो इसको और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, π/4, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या ले लो, 10 ले लो, तो 10 p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू 10 π/4। तो ये आपके पास आएगा 10 p/2 प्लस का 10 q/2 अपॉन 1 माइनस 10 p/2 एंड 10 q/2, और 10 π/4 आपका कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ से प्लस वाला वैल्यू आपको पता है कितना है, माइनस का b/, और प्रोडक्ट वाला वैल्यू कितना है, c/, इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा माइनस का b, नीचे बचेगा a माइनस c इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू c, ये आएगा, देख लो, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू c, दैट इज योर आंसर, ओके। नाइन्थ देखो, एफ एंड थीटा आपको दिया है और आपको ये पूछा है, ठीक है, इसमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। तो देखो
पहले तो जो tan थीटा बाई 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है। ओके, अब पहले इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं एक ही टर्म को खोल रहा हूँ बस, आगे वाला ब्रैकेट अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस थीटा में 1 हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कॉस थीटा जो है वो आप क्या रखो, वो एज इट इज रख लो, ठीक है। और ये आपका 1 प्लस सेक 2 थीटा बन ही रहा है। अब देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास में, देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया और यहाँ से ये क्या बचा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये आपके पास साइन थीटा आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब अगला टर्म आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस सेक 2 थीटा, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n थीटा। अब अपन सेक 2 थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ से तो सेम टू सेम कैलकुलेशन फिर से होगी। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब सेक 2 थीटा को अगर अपन खोलेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, यही आएगा। आगे टर्म चलने दो। अब इसको अगर अपन लिखेंगे तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये मेरे पास कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, तो वो तो कट जाएगा और यहाँ से आपका क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा, ऐसे ही बचेगा ना। तो यहाँ से फिर से देखिए क्या हो रहा है, एक कॉस थीटा से तो एक कॉस थीटा कट गया और साइन थीटा कॉस थीटा का ट्वाइस हो रहा है, तो ये आपका क्या बचेगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है। और आगे अब क्या आपके पास में, सेक 4 थीटा से अब अपन आगे जा रहे हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर सेक 2 रेज़ टू पावर n थीटा। अब देखो अब यहाँ से आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, तो पैटर्न क्या दिख गया कि ये जो भी टर्म आपकी बच रही है वो इस तरह से बच रही है कि यहाँ पे फाइनली आपका tan 2 रेज़ टू पावर n थीटा बच रहा है और बाकी की सारी टर्म क्या हो रही हैं, क्लब हो रही हैं। तो अब इन आगे वाली पूरी की पूरी टर्म को जब क्लब करोगे तो देखना सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बस ये टर्म बचेगा आपका लास्ट में। जब आप लास्ट टर्म के साथ लोगे तो बाकी सब कट जाएगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, tan 2 रेज़ टू पावर n थीटा, ठीक है। बाकी एक एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, पहले ये कैंसिल आउट हो गया तो थीटा बाई 2 से हुआ है थीटा, फिर जब 2 थीटा कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से थीटा बाई 2 से क्या हो गया आपका 2 थीटा, देखो थीटा बाई 2 था, फिर आपका थीटा हुआ, फिर आपका 2 थीटा हुआ, ऐसे कर करके अगला क्या आएगा, 4 थीटा आएगा। तो लास्ट में आपके पास 2 रेज़ टू पावर n थीटा है, तो इसका मतलब ये आपके पास tan की टर्म में बच जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एफ एन थीटा है वो आपको कितना मिला यहाँ से, tan 2 रेज़ टू पावर n थीटा, ये आपका यहाँ से फंक्शन बच गया। अब इसने किस किस का वैल्यू पूछा है, देखो f2 का वैल्यू पूछा है इसने, f2 और पाई बाय 16, तो यानी tan n की जगह तो आपने 2 रख दिया और इसकी जगह कितना रख दिया, पाई बाय 16 रख दिया। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, tan ये 4 है तो ये कितना आएगा बताओ, पाई बाय 4 बनेगा ना, यानी कितना आना चाहिए 1। और तो बताओ f2 पाई बाय 16 1 दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर f3 का वैल्यू निकालोगे तो f3 में भी आपको क्या वैल्यू दी है इसने, f3 में वैल्यू दी है इसने पाई बाय 32, तो इसको रखोगे तो देखो tan n की जगह पे 3 रखना है और यहाँ पे आपको 32 रखना है। तो ये भी देखो क्या बन रहा है, tan पाई बाय 4, तो ये भी क्या आएगा आपका 1, ठीक है। तो यानी ये आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये 1 आ गया। अब देखो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, f3 पाई बाई 32 इज इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आपको दिया है f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस का साइन 3 थीटा, ये आपको दिया है। फिर f थीटा के बारे में, साइन के बारे में पूछा है कि f थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी है। तो देखो यहाँ से हमें रिजल्ट दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है। तो यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 साइन का 2 थीटा और कॉस
कॉस में क्या आएगा, कॉस में थीटा, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा है, आपका एफ थीटा। अब देखो ये हो गया स्क्वायर। अब अगेन हम क्या बोल रहे हैं कि साइन 2 थीटा का आप स्क्वायर कर रहे हो, तो किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करते हो तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि एफ थीटा का जो भी साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो आप, ठीक है, थीटा का कोई भी रियल नंबर से वैल्यू रख दीजिए, हमें कोई, हम ये नहीं कह रहे, देखो एक तो आंसर ए देखो और एक आंसर सी देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दोनों में ही है। अब ये बोल रहा है फॉर ऑल रियल थीटा और ये बोल रहा है थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे तो जब थीटा यानी एंगल को पॉजिटिव रखेंगे तब पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव रखने से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, आप एंगल को भले ही पॉजिटिव रखो भले ही नेगेटिव रखो, इस पे तो स्क्वायर है ही ना, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव बन ही जाएगा। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये वाला पोर्शन सही है। आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखिए, थीटा की किसी भी वैल्यू पे ये हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया है पाई बाई 2, तो आपको पूछा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा अगर आपको पाई बाई 2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस बीटा, यानी टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, कॉट बीटा के, दोनों तरफ आप टेन ले लो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बोला है कि बीटा प्लस गामा है वो अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ जब आप टेन लोगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा प्लस गामा, तो यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा प्लस टेन गामा अपॉन 1 माइनस का टेन बीटा और टेन गामा, ठीक है। और यहाँ से हमें पहले से पता है टेन अल्फा किसके बराबर है, कॉट बीटा के बराबर है, तो इसी को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहीं पे कॉट बीटा लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, कॉट बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो इसको इससे करोगे तो कॉट बीटा तो आएगा ही आएगा, माइनस अब कॉट बीटा और टेन बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, टेन गामा, और यहाँ से क्या बचा, टेन बीटा प्लस का टेन गामा, तो यानी यहाँ से कॉट बीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन बीटा प्लस का 2 टेन गामा, और कॉट बीटा किसके बराबर है, तो कॉट बीटा टेन अल्फा के बराबर है, तो यानी टेन अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा, ठीक है। तो देख लो कहाँ है टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा, दैट इज योर आंसर। चलो, तो इसमें क्या बोला है आपको कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 अप टू कॉस अल्फा n, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसमें से आपको बोला है कि जितने भी एंगल है ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और ये वैल्यू आपको पता है, तो यानी कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 और कॉट अल्फा n, इसका वैल्यू हमें पता है वो 1 है, तो कॉट को अपन कॉस बाय साइन लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा n का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, साइन के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो देखो अभी तो साइन पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका साइन पॉजिटिव कर देता हूँ। तो इसका साइन पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी भी टर्म है इसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो गया, और यहाँ से अब क्या आएगा, देखो साइन अल्फा 1 के साथ में मैं कॉस अल्फा 1 लिख देता हूँ, साइन अल्फा 2 के साथ में कॉस अल्फा 2 लिख देता हूँ, और ऐसे ही साइन अल्फा n के साथ में कॉस अल्फा n लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको एक 2 चाहिएगा इसको एक 2 चाहिएगा, तो ऐसे कितनी टर्म है, n टर्म है, तो मेरे को 2n तो यहाँ चाहिए ही चाहिए, एक 2 यहाँ जाएगा फिर एक 2 यहाँ जाएगा, और ऐसे करते करते सबके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 अल्फा 1, फिर ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा 2, और ऐसे चलते चलते कितना जाएगा, साइन 2 अल्फा n, ठीक है। बताओ यहाँ तक को डाउट। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो हम साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हम निकालेंगे
ठीक है, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, और इन सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 n। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, सबकी जगह 1 रख दिया, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये 2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 अप टू cos अल्फा n, और इस पे 2 लेंगे, n/2 लेंगे तो ये 1/2 लेंगे तो n/2 हो जाएगा। दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब सारे के सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी आप डायरेक्ट π/4 भी रख सकते हो, बट वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, दिस इज अ प्योर कॉन्सेप्चुअल वे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 1/2 n/2, दैट इज योर आंसर। ठीक, 30। अब आपको बोला थीटा एंड फाई आर द एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी थीटा और फाई दोनों के दोनों आपके 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब आपको बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया है 1/2 और कॉस फाई का वैल्यू आपको दिया है 1/3। देन आपको पूछा थीटा प्लस फाई जो है ये इसमें से किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो अगर आप क्वाड्रेंट वाइज बात करते हो तो वैसे तो इसने बोला है कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो हमें डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है। थीटा हमारा डायरेक्टली यहाँ से कितना आ जाएगा, π/6। बताओ कोई डाउट इसमें, अरे साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो वो तो π/6 पे ही होता है। आगे अगर आप जाओगे तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, बट इसने जब एक्यूट बोला है तो हम आगे जाएंगे क्यों, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो कॉस फाई का वैल्यू 1/3 है, अब ये जो cos फाई का वैल्यू 1/3 है ये एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं कहाँ होता है। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो 1/3 होता है ये हमेशा 0 और 1/2 के बीच होता है, ये तो जानते हो। अरे अगर मैं 1/3 का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये जो 1/3 का मेरा वैल्यू आएगा ये 0 से 1/2 के बीच आएगा, तो इसका मतलब cos 1/3 का, यानी यहाँ पे मेरा cos फाई है यानी 1/3, तो यानी अगर मैं ये 1/3 cos के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा cos फाई क्या आएगा, मेरे को इस फाई के लिए काम करना है ना, इसका मतलब ये मेरा फाई क्या आना चाहिए, तो ये मेरा फाई जो आना चाहिए ये मेरा बताइए π/3 से π/2 आएगा या नहीं आएगा। अरे देखो 1/2 cos कब होता है, cos π/3 पे, ठीक है, और 0 कब होता है, cos π/2 पे। अब मैं π/2 से π/3 तो नहीं लिख सकता ना, अरे रेंज लिख रहे हो आप यार, तो ये तो लिख ही नहीं सकते, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया कि π/3 का जो भी वैल्यू हो 0 से 1/2 के बीच में आएगा, इसका मतलब फाई का जो वैल्यू आएगा वो π/3 से π/2 के बीच में आएगा, ये चीज़ कंफर्म हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो थीटा प्लस फाई चाहिए, तो थीटा प्लस फाई चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, π/3 तो है ही, इसका मतलब थीटा तो फिक्स ही है ना π/6 है, तो यहाँ पे आप क्या करो π/6 ऐड कर दो। तो जैसे आप π/6 ऐड करोगे थीटा प्लस फाई का जो वैल्यू निकलेगा ये कितना आएगा बताओ, 3π/6 यानी π/2, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4π/6 यानी 2π/3, यानी जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो π/2 से π/3 2π/3 के बीच में आएगा। तो वेयर इज द ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रेंज रिलेटेड प्रॉब्लम। थोड़ा सा कभी कभी जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता, लाइक π/3 1/3 हमें नहीं पता कॉस कब होता है, तो हमने क्या किया, इसके अप्रॉक्सीमेटली काम कर लिया कि जो भी 1/3 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम कॉस का कौन कौन सा वैल्यू जानते हैं, हम 0 जानते हैं और 1/2 जानते हैं, इसके बीच में ही कहीं 1/3 आएगा। और इसीलिए इसने एग्जैक्ट नहीं पूछा क्योंकि उसको भी पता है कि थीटा प्लस फाई का वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, तो वो फ्लक्चुएट कहाँ से होगा, वो π/2 से 2π/3 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने रेंज कहाँ से कहाँ तक डिसाइड किया। ठीक है, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड दैट इज योर, अगेन आपने पूछा भी था एक क्वेश्चन, मैंने इसको इंक्लूड भी कर दिया। तो देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 1/e, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया गया है हमें 1। अब हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा बीटा बिटवीन -π to π। ठीक है, अब देखो अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो अब ये बताओ कॉस जो होता है वो 1 कब होता है, 0 पे, तो यहाँ मैं कॉस 0 लिख सकता हूँ।
अब यहाँ कॉस से कॉस अगर कैंसिल आउट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा 0, यानी अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। अब अल्फा अगर बीटा के बराबर है तो यहाँ रख दो, तो यानी यहाँ से मैं अल्फा को अगर बीटा के बराबर लिखूंगा तो कॉस 2 अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 1/। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है अल्फा और बीटा माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, तो अल्फा अगर आपका माइनस पाई से पाई के बीच में है तो 2 अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ, -2 पाई से +2 पाई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, अब सिर्फ इतना सोचो, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आपको नहीं पता कि ये कब होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। अरे 1/e जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में तो वो नेगेटिव होता है, यहाँ वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर ये 0 से 2 पाई आप अगर एक पूरा का पूरा रोटेशन लेके आओगे तो इसका मतलब 2 बार आपको पॉजिटिव मिलेगा। बट ये तो 0 से 2 पाई की बात हुई, अब आप 0 से -2 पाई में और जाओ, तो 0 से -2 पाई में जाओगे तो 2 वैल्यू आपको और मिलेंगे, तो टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगे, 4। तो अगर आपको अल्फा की 4 वैल्यू मिल रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बीटा की भी 4 वैल्यू मिलेंगी, तो यानी अल्फा और बीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 4। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बताओ कोई डाउट। ये अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालिटिकली आपको करना पड़ेगा, ये वैसे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि कॉस का वैल्यू 1/e यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो बस अब आपको यही दिमाग लगाना था कि ये पॉजिटिव वैल्यू का लफड़ा क्या है यहाँ पे। तो इतना है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू फोर्थ को। क्या मिलेगी वो नहीं चाहिए हमें, बस मिलेगी ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए इसने नंबर ऑफ पेयर पूछा है, ना कि वो एग्जैक्ट सोल्यूशन पूछा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 50। तो देखो इसमें आपको ये वैल्यूज दी गई है, अब 0 से π/4 की बात है। अब देखो टेबल अगर आपको याद है तो आप इतना देखो कि 0 से π/4 की अगर आप बात करते हो तो 0 से π/4 में कॉट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 10 से बड़ा होता है। ठीक है, अरे tan 0 तो 0 होता है बट cot 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो लेकिन ये कब तक होता है, सिर्फ π/4 से। देखो आप इसको ऐसे समझो, मे बी आपको ग्राफ आता होगा, ग्राफ तो नहीं भूले ना। अगर ये आपका 0 है और ये आपका π/2 है, ठीक है, तो अगर आप कॉट के ग्राफ की बात करते हो और यहाँ पे कहीं π/4 होगा तो कॉट का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा बनता हुआ आएगा, tan का सॉरी। ठीक है, और कॉट की बात करोगे तो कॉट का आपका ऐसा चलता हुआ कहीं आगे चला जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट क्या है, π/4 है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपका ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ कॉट का है और ये वाला ग्राफ tan का है। तो ये जो कॉट है ये π/4, तो 0 से लेके और π/4 इस वाली रेंज में आपका कॉट है वो 10 से बड़ा है। लेकिन जैसे ही आप π/4 से π/2 की तरफ आगे मूव ऑन करोगे तो आगे फिर 10 कॉट x से बड़ा हो जाएगा। बट फिलहाल इसने क्या बोला है, 0 से π/4, तो 0 से π/4 में आपका कॉट 10 से बड़ा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि कॉट थीटा का वैल्यू अगर कॉट थीटा होगा तो ये सबसे बड़ा होगा। सोचो, अरे जब कॉट थीटा tan थीटा से बड़ा है तो इसका मतलब कॉट थीटा का पावर कॉट थीटा सबसे बड़ा होगा, फिर कॉट थीटा का पावर क्या आएगा, tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा अगर बड़ा है तो कॉट थीटा के अकॉर्डिंगली हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि T4 सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो T4 का वैल्यू कॉट थीटा रेज़ टू पावर कॉट थीटा सबसे बड़ा आएगा, तो ये ऑप्शन गया, बाकी 3 ऑप्शन बच गए। ठीक है, उसके बाद में कॉट की पावर कॉट के बाद में अभी भी बेस हम कॉट ही रखेंगे क्योंकि कॉट अभी भी बड़ा है, तो कॉट का पावर 10 करोगे तो ये आपका सेकंड सबसे बड़ा आएगा। तो कॉट का पावर 10 कहाँ है, T3 पे है, तो T4 T3 का है यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया, तो ऑटोमेटिकली आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। और फिर उसके बाद में अगर करोगे तो उसके बाद में tan थीटा की पावर कॉट थीटा आएगा और फिर tan थीटा की पावर tan थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो यहाँ से भी देख सकते हो और वैसे ऑप्शन ने हमें डायरेक्टली बता ही दिया। ठीक है, ये आप लोगों का सबसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको और बता देता हूँ। देखो यहाँ से आपको पूछा बोला है कि sin x प्लस का sin y इज इक्वल टू
3 cos y माइनस का 3 cos x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये 3 cos x इधर ले आओ, तो साइन x प्लस का 3 cos x इज इक्वल टू साइन y प्लस का 3 cos y। मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला जो रिजल्ट है ये मैं आपको अभी मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे बता के आया था, याद है आपको, लाइक a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस रिजल्ट को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे किया था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, याद है। तो वैसे ही अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको किसी एक में बना लेते हैं, क्योंकि ये साइन कॉस है, ये भी साइन कॉस है, तो इसको किसी से भी डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 10, तो इसका मतलब इसको अपन क्या करते हैं रूट 10, तो यहाँ आ ही जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट 10 साइन एक्स और ये आ जाएगा 3 बाई रूट 10 कॉस एक्स। सिर्फ माइनस का साइन वही है ना, क्या कर रहे हो, अरे वो माइनस का, अरे सॉरी एक मिनट रुको, ये मैंने सॉरी, ये यहाँ से माइनस का साइन वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a1 है और b आपका 3 है, वैसे यहाँ पे आपका ये 3 है -1 है, बट स्क्वायर करोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा रूट 10 ही आ जाएगा, तो ये आपका अगेन 3 बाई रूट 10 कॉस वाई और माइनस का 1 बाई रूट 10 साइन वाई, ठीक है। अब वो ट्रायंगल जो मैंने आपको उस वक्त सिखाया था कि अब इसको अगर आप 1 मानते हो और इसको 1 मानोगे, इसको 3 मानोगे, तो ये तो रूट 10 खुद ब खुद आ गया। तब आपकी मर्जी है कि आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो रूट सेंट से तो रूट 10 यहाँ से वैसे ही चला गया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मान लो इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ, तो अल्फा मानूंगा तो यहाँ पे अगर मैं कॉस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा अगर ये कॉस अल्फा होगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस आपका साइन अल्फा होगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ तो ये ऐसा आएगा, और इधर की तरफ आप देखोगे तो ये अब माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब चीज़ तो यहाँ पे भी वही हो रही है, तो यहाँ पे 1 बाई रूट 10 माना है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आपका साइन अल्फा और कॉस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉस अल्फा साइन वाई आ जाएगा। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, कोई इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास साइन में कितना आने वाला है एक्स माइनस का अल्फा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास साइन में क्या आने वाला है, सॉरी ये आएगा प्लस का और ये आएगा माइनस का, ठीक है। या फिर आप कॉस में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन वाई माइनस अल्फा, ये अब हमारे पास में आ गया। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो किसके टर्म में आएंगे, प्लस माइनस के टर्म में आएंगे। ये रिजल्ट अपन देखेंगे टी इक्वेशंस में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x प्लस अल्फा का वैल्यू आपके पास में जो आएगा सॉल्व करने के बाद में, वो आपके पास आएगा प्लस माइनस वाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक बार आप जब प्लस लोगे तो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा y माइनस अल्फा, यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है x माइनस का y या फिर y माइनस का x, जो भी आप यहाँ से निकालना चाहो। तो यहाँ से अगर आप y माइनस का x निकालोगे तो आपका 12 आएगा, और जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो x प्लस अल्फा, ये जैसे आपने नेगेटिव साइन लिया ये माइनस वाई और प्लस अल्फा, तो ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस वाई। तो ये दो सॉल्यूशन आपके यहाँ से निकल के आएंगे। ये वाला अभी आपके लिए फिजिबल है नहीं, ये आपके लिए फिजिबल है। तो आपको दिया है साइन 3x अपॉन का साइन 3y, तो बस अब ऊपर क्या रख दो, x की जगह y रख दो, तो ये यहाँ पे आपने माइनस वाई रख दिया, और ये आपका साइन 3y आ गया। तो साइन 3y से साइन 3y कट जाएगा और बचेगा कितना, सिर्फ आपका -1, ठीक है। तो ये जो आपने पूछा था वो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया।